राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ की जमानू समझो भीषण गर्मी का मैं फिर तो स्वागत करूं भाई। बारिश का मौसम हो रहा है और इसी बारिश के अंदर है तुम्हारी आंखों से भी बारिश है आने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल का आज पहले दिन का 2 शिफ्टों के अंदर पता नहीं 3 शिफ्टों के अंदर आपका आज का एग्जाम है वो आपका समाप्त हो चुका है। हालांकि 4 शिफ्टों के अंदर एग्जाम होना था, लेकिन जो मॉर्निंग की शिफ्ट है उसके अंदर आज आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं था। ठीक है, जो बची हुई जो शिफ्टें थी उनके अंदर क्या क्या प्रश्न आए, किस किस टाइप के प्रश्न आने लग रहे, जैसे जीके के अंदर किस टाइप की जीके आने लग रही है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हिंदी कैसे आने लग रही है, रीजनिंग कैसे आने लग रही है, उसके ऊपर आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपकी आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आ सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। ठीक है, और सारी चीजें, सारे कंसेप्ट, सारे तथ्य आप इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भाई कितने नंबर वाला सेफ स्कोर है, क्या कुछ मामला। आओ, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो एसएससी जीडी की जो जीके जीएस है इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आए हैं जो कि मेन मतलब चर्चा के अंदर हैं। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों के डाउट था जी कदे करंट अफेयर तो बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगी। करंट अफेयर के मात्र 2 से 3% देखने को मिले, तो करंट के अंदर अपना माथा मत खराब करना। ठीक है, क्योंकि ये 2-3% भी ऐसे चाहे आप कहीं से करंट अफेयर पढ़ लेना आपको नहीं आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अब जो आपको करना हो जीके के ऊपर फोकस रखना है। एक तो स्पोर्ट्स खेल कूद से रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न आराम से। पंचवर्षीय योजना कितनी बार बताया था, स्पेशल अलग से एसएससी जीडी का गर्म टॉपिक भी करवाया था। ठीक है, कि पंचवर्षीय योजना तो पक्का आऊंगी भाई, 5 ईयर प्लान। जनगणना यानी कि सेंसस, इसका भी अलग से गर्म टॉपिक करवाया था, नहीं करवाया था जी, बिल्कुल करवाया था। ये गर्म टॉपिक है कहां जी, जैसे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको एसएससी जीडी 2026 हॉट टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर देखो ये सबसे पहली वीडियो है एसएससी जीडी की स्टैटिक जीके पंचवर्षीय योजना और जनगणना, 1 घंटे 6 मिनट की वीडियो है, 50,000 के करीब लोग इसको देख चुके हैं। ठीक, और इसके अंदर से डिट्टो सेम एज इट इज जोन जोन से गर्म टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर, इससे पक्का प्रश्न आने हैं। शास्त्रीय नृत्य ये आए हैं आज के, उसके अंदर पेपर के अंदर शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और भी 2-3 और गर्म टॉपिक है, मैंने आपको इसी के अंदर करवा रखी, इसी प्लेलिस्ट के अंदर, और भी मैं करवा दूंगा। कल भी आपके 1-2 और मैं दिन में गर्म टॉपिक डालूंगा। शास्त्रीय नृत्य आए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड एक प्रश्न था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अनुच्छेद, कंप्लीट पॉलिटी की वन शॉट रिवीजन की वीडियो बना रखी है। इसके अलावा सारे के सारे आर्टिकल 1 से लेकर 150 तक के सारे आर्टिकल करवा रखे राष्ट्रपति से रिलेटेड, और सारे ट्रिक के साथ याद करवा रखे। नीति आयोग स्पेशल बताया था कि जो आपका योजना आयोग को नष्ट करके नीति आयोग बनाया था। इतिहास से 2 प्रश्न आए हैं, एक अकबर से पूछा गया था, एक जहांगीर से पूछा गया था। ठीक है, कि भाई जो मतलब कि जहांगीर से क्या प्रश्न पूछा गया था कि भाई कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसके समय पर मतलब ऐसा ऐसा हुआ था, आपको एग्जैक्ट पर्सन नहीं बता सकते, एसएससी की गाइडलाइन है। ठीक है, एसएससी जीडी मैथ के अंदर बोट एंड स्ट्रीम से 3 क्वेश्चन आए भाई, 2 से 3 क्वेश्चन, एक नहीं आया। सिंप्लीफिकेशन से भी आपके 3%, टाइम एंड वर्क से 2, एलसीएम एचसीएफ से भी 2, परसेंटेज से भी 2, मेंसुरेशन से भी 2, प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। एसएससी जीडी हिंदी के अंदर मुहावरे, लोकोक्ति और पर्यायवाची एक भी प्रश्न नहीं आया, स्वाहा। वर्तनी और वाक्य शुद्धि से 4 क्वेश्चन आए हैं, विलोम शब्द से भी कुछ भी नहीं आया, स्वाहा। वाक्यांश के लिए सिर्फ एक ही आया था, वो भी बहुत हार्ड लेवल का आया था, किसी को नहीं आता था। प्रशासनिक शब्दावली, ये कुछ मतलब कि 2 के भी शायद 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। प्रशासनिक शब्दावली एक नया टॉपिक पूछ लिया अब की बार जीडी के अंदर। ठीक है, ये आपका एक तरीके जैसे वर्ड मीनिंग को नहीं आया करें, जैसे मैं आपको बोल दूं भाई इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, जैसे मैं आपको लिए आज की क्लास के अंदर लेके भी आया हूं, आपको अलग से कल एक लाइव क्लास भी लेके करवा दूंगा। जैसे ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। ठीक है, आपसे पूछ लिया कि अकाउंटेबिलिटी शब्द का अर्थ क्या है, हिंदी के अंदर दे रखा था, इसका अर्थ होता है जवाबदेही। इस तरीके के शब्द है, ये शब्द भी मैं लेके आ रहा हूं, टेंशन ना लो, तुम ये भी तुम लोगों को करवा दूंगा, ये नया टॉपिक है। इसके अलावा गद्यांश के अंदर हर बार आता था ये फिलअप्स वाला, इस तरीके से गद्यांश बढ़ने वाला, लेकिन अब की बार प्रश्न वाला है। आप इस गद्यांश को क्या टाइटल देना चाहोगे? ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ के ये बताओ भाई इसके अंदर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो यानी इस टाइप का प्रश्न पूछा गया गद्यांश के अंदर। ओके जी, रीजनिंग की अगर आप ये बात करें तो रीजनिंग के अंदर भाई, रीजनिंग के अंदर भी 2 नए टॉपिक पूछे गए अब की बार। एक तो आपका कैलेंडर वैसे तो नया नहीं एसएससी के सिलेबस में होता है, लेकिन एसएससी कभी भी कैलेंडर टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछती थी जब टीसीएस पेपर लेती थी तब, लेकिन अब की बार कैलेंडर से हर शिफ्ट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिले, तो कैलेंडर टॉपिक को अच्छे से कर जाना आगे आने वाली शिफ्टों वाले। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक आया है जिसका नाम है इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी टॉपिक है, इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये टॉपिक एसएससी है कभी भी नहीं पूछती थी जीडी के एग्जाम के अंदर। ये टॉपिक जब हम लोग तैयारी करते थे तो सीजीएल मेंस के अंदर पूछा जाता था, सीजीएल हो या सीएचएसएल मेंस हो उसके अंदर ये टॉपिक पूछा जाता था। कभी भी ये जीडी वगैरह या फिर प्री के एग्जाम, यार सीजीएल प्री के अंदर ही नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब की बार ये एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो रीजनिंग के ये दो नए टॉपिक है भाई, इनको थोड़ा अच्छे से कर जाना अपने पेपर से पहले, ठीक है। बाकी तुम्हें जीके के अंदर और हिंदी के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो शब्दावली है मैं आपको कल एक अलग से क्लास दे के है, अगर आप लोग बोलो एक कमेंट के अंदर हाँ जी करवा दो, तो एक कल अलग से है, आप अपने चैनल के साथ जुड़ जाना, अलग से क्लास डाल के मैं आपको अलग से शब्दावली करवा दूंगा, ठीक है। अब आप जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि इन्हीं टॉपिकों के बेस पे है और जो कि आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपके आ सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आप बहुत और भी अन्य सारे फैक्ट पढ़ने का काम करेंगे। आओ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारे पास, इंद्र जात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के अंदर मनाया जाता है? इंद्र जात्रा उत्सव सिक्किम, गोवा, गुजरात या महाराष्ट्र? इसको कैसे याद रखोगे? देखो इंद्र जात्रा आपका सिक्किम राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया था, इसको याद रखने की सिंपल सी निंजा टेक्निक है। इंद्र का मतलब होगा भगवान इंद्र। भाई भगवान इंद्र भी क्या है? भगवान इंद्र भी क्या है? जात्रा, चला जाता है। कब? जब भगवान इंद्र को हम लोग सिक्के दे देते हैं, यानी कि बच्चे इंसान हो चाहे भगवान हो, सिक्के के अंदर हर कोई है, मतलब रिश्वत है लेके अपना काम कर देता है, सिक्के के अंदर हर कोई बिक जाता है, हर कोई चला जाता है, इस तरीके से याद रखो। यानी क्या है? इंद्र भी क्या है? स्वयं सिक्के से क्या है? चला जाता है, नहीं बिक जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। हाँ जी याद रह जाएगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल आसानी से याद रहेगा भाई, ऐसी ब्रह्मास्त्र ट्रिक की देता हम ना पावे को नहीं, ठीक है। इसके अलावा गोवा से अगर आप बात करें तो गोवा से हमें जो देखने को मिलता है वो हमारा एक सिग्मो है, ठीक है। सिग्मो जो हमें उत्सव है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? गोवा के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे? सिग्नल प्यार का सिग्नल, प्यार का सिग्नल कहां पर मिलता है? गोवा वाले समुद्र तट के ऊपर, जो वहां पर जब तुम जाते हो, ठीक है, विदेशी परिंदे आते हैं, विदेशी परिंदों को देखकर जो तुम जारी मारते हो तो प्यार का सिग्नल तुमको कहां पर मिलता है? गोवा वाले बीच के ऊपर, ठीक है। तो सिग्मो फेस्टिवल भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो ये भी हमें गोवा का जो समुद्री तट है वहां पर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है जी कार्निवल। क्या है? कार्निवल। इसको कैसे याद रखोगे? जो गोवा वाला जो समुद्री बीच है वहां पर क्या हम लोग अपनी कार से नहीं जाते, बल्कि रेंट की कार से नहीं, टैक्सी से जाते हैं। ये बाप हरियाणा था बिलोंग करा, यूपी था बिलोंग करा, तो गोवा वाला गाड़ी में थोड़ी जावांगे, एरोप्लेन में जावांगे उधर। तो आगे अगर आप घूमने तो किसके अंदर जाएंगे? जो वहां की टैक्सी उसके अंदर घूमेंगे। ओके जी। इसके अलावा गुजरात के अंदर जो फेस्टिवल है वो होता है जी हमारा गरबा। गरबा आपका नवरात्रि के ऊपर देखा हुआ जेठालाल के अंदर, दया बहन गुजरात की तो है वो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उत्तरायण, उत्तरायण है ये आपका क्या मेनली पतंग फेस्टिवल है, और ये आपका कब सेलिब्रेट होता है? ये आपका जनवरी महीने की 13 तारीख को सेलिब्रेट होता है, जिसको आप मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 13 या 14 जनवरी को होता है, 14 जनवरी को, ठीक है। इसको हम लोग मकर संक्रांति भी बोलते हैं। और ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि गुजरात के अंदर मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात के अंदर मकर संक्रांति को किस नाम से? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। और मेनली गुजरात के लोग क्या है, इसी उत्तरायण को क्या है एज ए न्यू ईयर यानी नए साल के फेस्टिवल के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से दिमाग के अंदर सेट कर लेना, भूलना मत, ठीक है। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखें तो महाराष्ट्र के अंदर आपका जो एक और फेस्टिवल है आपका कौन सा? एक तो लावणी फेस्टिवल। इसको कैसे रखोगे? लावणी से बन गया लव, लावणी से क्या बन गया? लव। और लव आपको कहां पर देखने को मिलता है? मुंबई के अंदर। अरे एक्टर है, हीरो हीरोइन, लव तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, ठीक है। और प्यार करें यानी लव आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। हाँ जी, इस चीज के अंदर कोई डाउट परेशानी नहीं जी, कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। इसके अलावा गणपति बाबा को सबसे अधिक वहीं पर पूछते, तो गणेश चतुर्थी भी हम लोग कहां पर मनाते हैं सबसे अधिक? महाराष्ट्र के अंदर। क्या गणेश चतुर्थी सबसे अधिक सेलिब्रेट की जाती है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा क्या? गुड़ी पड़वा भाई महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है। क्या है आपका? न्यू ईयर फेस्टिवल। इसको कैसे याद रखोगे? नए साल का फेस्टिवल है, याद कैसे रखोगे भाई? देखो महाराष्ट्र के ऊपर क्या है, महाराष्ट्र के अंदर नए साल के ऊपर भाई देखो कुछ ना कुछ मिठाई बांटोगे नए साल पर। अब इतनी ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र की, अब उसके अंदर हर एक व्यक्ति को भाई आप गुलाब जामुन तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को ना रसगुल्ला मिलेगा। असली जीवन की सच्चाई भी यही है, हर कोई सरकारी नौकरी लगे हुए व्यक्ति को क्या है? रसगुल्ला नहीं मिलता, किसी किसी को गुलाब जामुन से भी काम चलाना पड़ता मेरे भाई। तो इसीलिए क्या है, हर एक को गुलाब जामुन रसगुल्ले नहीं मिले, तो हम लोगों ने मिठाई के रूप में गुड़ को बांट दिया। यानी गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में बड़ा सारा राष्ट्र था। ओके जी, ये कुछ फेस्टिवल मैंने आपको करवाया, याद हुआ न्यू एक बार के लिए सभी साथी कमेंट के अंदर बताएं। फिर आप चलते हैं अगले फेस्टिवल के ऊपर। सॉरी, अगला प्रश्न हमारे पास ये क्या है? लाड खान मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर स्थित है? लाड खान मंदिर हमारा कहां पर? कर्नाटक राज्य के अंदर हमको देखने को मिलता है। और इसको याद कैसे रखोगे? देखो लाड खान से भाई देख लाड करने हो कर ले,
लाड लड़ाने का मतलब समझ गया, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं गोरी रे तेरे लाड लड़ाऊं, हैं भाई लाड लड़ाने हो लड़ा ले, गोरी के बोल लगी ओ SSCGD वाला कांस्टेबल, लाड लड़ाने हो लड़ा ले, यो नाटक ना करे, ठीक है, कर नाटक भाई, ये नाटक मत कर, लाड लड़ाने हो लड़ा ले ढंग से नीत करके, के गाना गाने लगे राजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, भाई लाड लड़ाने लड़ा ले, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर क्या हमारा लाड खाना मंदिर आपका स्थित है, इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। हाँ जी याद रह जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं, एक तो हमें मीनाक्षी मंदिर है, हमें कहां पर देखने को मिलता है, तमिलनाडु के अंदर। याद कैसे रखोगे, तो वो मीनाक्षी से बन गया मीना, मीना का मतलब क्या था, मछली, मछली कहां पर देखने को मिलती है, समुद्र के अंदर, समुद्र का तट कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर क्या हमें मीनाक्षी मंदिर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वर मंदिर मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आया और हर साल पूछता है एग्जाम के अंदर, बृहदेश्वर मंदिर हमें कहां पर है, बृहदेश्वर का मतलब बाहर, ठीक है। आप लोग ये समझ लो भाई, इंडिया से आप बिल्कुल क्या बाहर आ जाओगे जब आप तमिलनाडु का जो समुद्री तट उधर पहुंच जाओगे, क्योंकि एक तरीके से आप यही समझ लो बाहर आ गए, इंडिया उधर समाप्त हो जाएगा, समुद्री तट आ गया और कुछ बचा तो को नहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर क्या हमें एलोरा की गुफाएं, सॉरी एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये भी हमें महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा की गुफाएं भी हैं और यहां पर मंदिर भी है। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा गुजरात के अंदर हमको कौन सा देखने को मिलता है, तो हमें सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर हमें कहां पर देखने को, सोमने से बन गया सोना, ठीक है, सोमनाथ से बन गया, मैं तो सारा दिन सोंदा रहा यो नाथ, तो ठीक है, सोमनाथ सोना, सोना, ठीक है। सोते कब हो जी, रात को सोते हैं। इसके अलावा मोढेरा का सूर्य मंदिर, कौन सा, मोढेरा सूर्य मंदिर, यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, यह भी हमें गुजरात के अंदर देखने, इसको कैसे याद रखोगे भाई, मोढेरा भाई, रात को तो क्या है, मैं भी ढेर हो जाता हूं तो ये सारे मंदिर याद हुए नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, किसी को भी आप पढ़ के मत लेना। ओके जी, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था। मैं आपको बताता हूं, औद्योगिक नीति का मतलब समझते हो, यानी उद्योग धंधे कैसे कैसे हमारे देश के अंदर ऑपरेट होंगे, इनसे रिलेटेड एक पॉलिसी आई थी साल 1948 के अंदर, यानी एक कानून आया था। उस कानून के तहत जो हमारे उद्योग धंधे वो 4 भागों के अंदर डिवाइड करे गए थे। वो कौन कौन से 4 भाग थे, तो उनके बारे में अब हम लोगों को पढ़ेंगे, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। आओ, वेरी गुड। देखो, तो पहला भाग था हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कौन से उद्योग धंधे आते हैं, ऐसे उद्योग धंधे जिनके ऊपर केवल केंद्र सरकार है, यानी जो केंद्र से राज्य हो, सिर्फ सरकार का अधिकार है, ठीक है, केवल जो सरकार के अधीन आते हैं। 2x पे करके देख लेना वीडियो, या फिर 1.5x पे, केवल सरकार के अधीन। तो ऐसे जो उद्योग धंधे वो किसके अंदर आते हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमको देखने को मिलते हैं सार्वजनिक है निजी क्षेत्र, ठीक है, कौन से आपके, सार्वजनिक प्लस निजी, ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सार्वजनिक प्लस निजी। तीसरे नंबर पे जो हमको देखने को मिलता है वो आता है जो दोनों का थोड़ा थोड़ा मतलब कि अड़कड़ का मिक्स हो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं विनियमित उद्योग। क्या बोलेंगे, विनियमित उद्योग, लिखेंगे सभी साथी, विनियमित उद्योग, ठीक है। और चौथे नंबर पे आते हैं आपके निजी क्षेत्र के उद्योग। ये 4 पार्टों के अंदर हमारे उद्योग धंधे डिवाइडेड थे। अब ये कैसे थे, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर वो उद्योग धंधे आते थे जिसके ऊपर सिर्फ सरकार का अधिकार हो, लाइक आपका जहाज निर्माण हो गया, चाहे समुद्री जहाज बनते हो और चाहे उड़ने वाले जहाज बनते हो, टेलीफोन वाला सिस्टम हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर किसका था, सिर्फ सरकार का अधिकार था। कोई परमाणु बम से रिलेटेड कोई भी मामला, परमाणु बम बनाना है, देश की रक्षा से रिलेटेड कोई मामला है, ठीक, कोई हथियार वगैरह तैयार करने, तो सारे आपके सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सिर्फ जो केंद्र सरकार है उसके अधीन थे। ओके जी, सार्वजनिक प्लस निजी यानी ऐसे उद्योग धंधे जिनके अंदर आपकी केंद्र सरकार प्लस आपकी जो राज्य सरकार है वो दोनों मिलके काम कर सकें भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबका बिल्कुल सही है भाई आपका। तो इसके अंदर हमें कौन कौन से हैं देखने को मिलेंगे, जैसे इसके अंदर सार्वजनिक प्लस निजी के अंदर जैसे कोयला उद्योग हो गया, कोयले के अंदर प्राइवेट कंपनियों को भी टेंडर मिलते कि आप लोग भी कोयला निकाल लो, सरकार तो खुद निकाल रहा है। लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, कोयला हो गया, लोहा इस्पात हो गए, सार्वजनिक प्लस निजी के अंदर आते हैं। ओके जी, फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। विनियमित के अंदर कौन से, जो सिर्फ निजी कंपनियों के हाथ में, लेकिन उनको चलाने के लिए क्या है, आपको सरकार से
से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, विनियमित उद्योग बोलते हैं। लाइक आपने कार बनाने की फैक्ट्री खोल दी, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या है, आपको कार बनाने के लिए सरकार से परमिशन चाहिए, लेकिन आपको मतलब सरकार की हिस्सेदारी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। चीनी उद्योग हो गया वगैरह वगैरह, मतलब जो भी एक सेक्टर जो भी उद्योग, निजी के अंदर आपका कोई भी प्राइवेट बिजनेस, जैसे मैं यूट्यूब पर पढ़ा हूं, ठीक है, ये मेरा एक बिजनेस, एक व्यवसाय, इसके लिए मुझे सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्राइवेट बिजनेस है, ठीक है। तो जहाज निर्माण और टेलीफोन ये दोनों के दोनों किसके, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ओके जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक शिफ्ट के अंदर इससे प्रश्न आने लग रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट देखी गई थी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। अब जैसे आपकी जनगणना हुई थी रिसेंटली 2001 तो 1 के अंदर हुई है, 2011 के अंदर हुई है, ठीक है। अभी वर्तमान के अंदर जनगणना आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है, जो कि 2026 के अंदर चलेगी। बीच में कोरोना की वजह से आपकी पोस्टपोन हो गई थी, वरना 2021 के अंदर भी होनी थी, ठीक है। अभी नौकरी लाग लुग जाओ मेरे भाई, आगा फिर या 2026 वाली जनगणना और के इसके और रट्टे मारने पड़ेंगे ठीक है। तो देखो अब 2001 के अंदर मान लिया भाई, जैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल राज्य है भाई। केरल के अंदर मान लिया जो ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग थे वो मैंने मान लिया कि जैसे कि 90% एक एग्जांपल के रूप में मानने लग रहा हूं। तो 2011 है, 11 के अंदर क्या है, यहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो जैसे कि 80% हो गए, ठीक है, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ प्रतिशत आपकी गिरावट हुई है। कोई साथी बताएगा यहां पर कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? अब बहुत सारे साथी हैं इसके अंदर ठोक देंगे 10% की गिरावट हुई है, लेकिन भाई 10% की गिरावट नहीं हुई है, यहां पर 10/90 गुणा 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया आपका, यानी 100/9, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा बताओ, 9 1 जा 9, ठीक है, 10 बच गया, 9 1 जा 9, यानी 11.111 डैश 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 डैश, ठीक है, इतने प्रतिशत की गिरावट हुई, 10% की गिरावट नहीं हुई है, ठीक है, यानी इतने प्रतिशत की गिरावट हुई किसके अंदर, केरल राज्य के अंदर। कैसे याद रखोगे, क्योंकि केरल आप सभी को पता सबसे ज्यादा साक्षर राज्यों के अंदर शुमार है, यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के अंदर शुमार, और पढ़े लिखे लोग क्या गांव के अंदर नहीं रहते, तो सारे शहर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे तो इसलिए वो सारे के सारे आपके शहरों के अंदर शिफ्ट हो गए, और जो केरल के जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिशतता थी वो हमारी घट गई। ओके जी, फैक्ट हमारे समझ में आ गया। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस वाला, इसको पक्का याद रखना। इसके अलावा आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है, एक तो आप लोगों की साक्षरता वाला पक्का याद रखिए, साक्षरता टॉपिक 100% पूछेगा। पहली चीज तो सबसे ज्यादा साक्षर जो राज्य था वो कौन सा था, तो वो था जी केरल, और सबसे कम साक्षर कौन था आपसे अगर पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था, तो वो था जी बिहार। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछ ले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर थे हमारे, तो ये हमारे लक्षद्वीप के अंदर क्या हमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो देखने को मिलते थे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ ले कि हमारी साक्षरता दर कितनी थी, तो पक्का पूछेगा, साक्षरता रट्टा मार लियो, तो साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो कितनी थी हमारी, देश की 74.04% थी। अगर नरोगी पूछ लेगा तो हमारे पास 82.14% देखने को मिलेगी, और मादा की अगर पूछ लेगा साक्षरता तो 65.46% देखने को मिलेगी। याद कैसे रखोगे, देखो नर क्या, नर औसतन है 82 साल की उम्र तक जीते हैं, इस ट्रिक से याद कर लो। और मादा का काम क्या होता है, पैसे ऐंठने का होता है, और इन दोनों के बीच का कितना बन गया, 74.04% बन गया। याद हुआ नहीं हुआ? हाँ जी बिल्कुल याद है, याद रहेगा यार, बोलो ये कैसे, ठीक है। एक आपसे लिंगानुपात पूछेगा, लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का था, तो जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पर लिंगानुपात सबसे अधिक, यानी केरल का लिंगानुपात आपका सबसे अधिक था। ओके जी, सबसे कम लिंगानुपात कहां पर था, हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो सबसे कम था। टोटल कितना था आपका 2011 के अनुसार, तो 943 आपका 943 हजार लड़कों के ऊपर 943 लड़कियां, बिल्कुल फ्री, ट्रिक से याद रखो, ठीक है। बाल लिंगानुपात पूछ ले, बाल का मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का, तो आपके पास हम लोग बात करेंगे 919 क्या था आपका बाल लिंगानुपात, 919 बच्चे नहीं होते खुन्नी, ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। ओके जी, ठीक है, ये चीज याद हुई या नहीं हुई? हाँ जी याद होगी। अगर आप लोगों से पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो ग्रामीण लोग क्या है, गलत चीज के लिए हमेशा अड़ जाते हैं, तो यानी कि 68.84%, मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ ले तो 68.84% आपकी ग्रामीण थी। और अगर शहरी पूछ लेगा तो ये वैसे एक याद रखियो, ग्रामीण ग्रामीण वाला 68 का मतलब अड़ना, तो इसको हम लोग क्या 100 के अंदर से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यानी हमारे पास 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया आपके पास 1, 9 में से 6 गया 3, यानी 31.16% किसका जाएगा, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत
चलता जाएगा। तो इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक शहरी आबादी है किस राज्य के अंदर रहती थी, तो गोवा राज्य के अंदर सबसे अधिक शहरी आबादी हमको देखने को मिलती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका केसरबाई है किस घराने से संबंधित थी। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया, केसरबाई किस घराने से थे, यह प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ। तो देखो, केसर खाते ही क्या है, आपके शरीर के अंदर एक अलग सी, एक अतरंगी सी एनर्जी आ जाती है। ठीक है, केसर खाते ही शरीर का में जोश जवानी बढ़ जाती है और आप लोग कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हो। आपके शरीर की जो मतलब ये नो समझ लो जो इंद्रियां हैं वो सारी बेकाबू हो जाती है और आप कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हो। ठीक है, उत्सुकता ही इतनी बढ़ जाती है भाई शरीर के अंदर केसर खाते ही। ठीक है, बोलो जुबान केसरी, इसलिए तो उसके अंदर केसर रहता है। यानी जयपुर अतरौली, अतरौली से बन गया अतरंगी। ठीक है, नहीं आपका स्वभाव कैसा हो जाता है, बड़ा ही अतरंगी टाइप का हो जाता है। घराने भी सारे करवाए थे, वीडियो के अंदर चेक कर लो, गर्म टॉपिक के अंदर स्पेशल घराने करवाए थे। हाँ जी, करवाए थे। आगे चले, चलो जी, अगला हमारे पास, टेबल टेनिस के संदर्भ में वह अवधि जिसके दौरान गेंद खेल के अंदर रहती है उस अवधि को क्या बोलते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा गया, पक्का उलझोगे, बताओ। ठीक है, जैसे आप गेम के अंदर टेबल टेनिस से खेलने लगो, टक 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 टक, तो यानी जिस टाइम पीरियड के दौरान आप इसे टक 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 करने लग रहे हो तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं। प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न है, उलझोगे तभी तो लेके आया हूं, क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा और फिर तुम रोओगे, कहोगे मास्टर में बचा ले। और पानी की घूंट मार लो मैं। बहुत बढ़िया भाई, देखो भाई, तो इसका सही आंसर क्या है, रैली। रैली के दौरान क्या है, आप लोग ऐसे चलते रहते हो भाई, ऐसे कौन सुना था मना भाई, तन तो मेरी रैली सी काट दी। यानी रैली निकालने का मतलब क्या है भाई, निरंतर मेरे को तू काम में पेलने लग रहा है तो इसका मतलब तो मेरी रैली निकलेगी। तो उसी टाइप से अगर आप निरंतर इस गेम को खेलने लग रहे हो टेबल टेनिस को, इसका मतलब क्या भाई, आप लोगों की रैली निकलेगी। लव किसको बोलते हैं, तो टेबल टेनिस हो बैडमिंटन हो, अगर इसके अंदर आपका 0 का स्कोर होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लव बोलते। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लिया 10-0 का आपका स्कोर हो गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लव। ओके जी, सर्विस किसको बोलते हैं, जो भी पहले ऐसे बॉल को फेंकता है उसी को सर्विस बोलते हैं। ठीक है, सर्विस कौन करेगा, यानी गेम की स्टार्टिंग कौन करेगा। ओके जी, ग्रिप, यानी जो आप उस डंडे को पकड़ते हो हाथ में, ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्रिप की जरूरत होती है। तिसलन होगी तो हाथ में तिसड़ जाएगा, मान गए। चले भाई आगे, चलो जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। देखो, अब कुछ हम लोग एक बार हिंदी के ये भी कर लें, और भी लेके आ रहे हूं प्रश्न, टेंशन ना लो। ठीक है, एक बार के लिए कुछ करो ये शब्द हिंदी के लिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। जैसे मान लिया तुमने कुछ कांड कर दिया, अब इसका जवाब कौन देगा भाई, इसकी जवाबदेही किसकी, जिम्मेदारी किसकी है। ठीक है, अब तुम पेपर के अंदर फेल हो जाते हैं ऐसे सीजीडी के पेपर के अंदर, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जवाबदेही यानी जिम्मेदारी किसकी, तुम्हारी है। तुम्हारे माँ बाबू पूछेंगे कि बेटा फेल कैसे हो गया, तुम ये थोड़ा ना बोलोगे कोचिंग वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, कोचिंग वाले तो कभी अच्छा नहीं पढ़ाते। आगे चलते, एड होक। एड होक का मतलब होता है तदर्थ, तदर्थ का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा हो गया। एड होक का मतलब टेम्परेरी हम उसको रखते हैं। जैसे मान लिया अब आप जैसे आगे भविष्य में जाके ऐसे सीजीडी की जॉब के अंदर लगोगे, ठीक है, और आपको जैसे आपकी पोस्टिंग है भाई, मान लो कहीं और होगी, आपकी वैकेंसी खाली पड़ी है, फिर आप ऐसे बोल दो भाई मेरी मदर या वाइफ बीमार है, मेरी पोस्टिंग वहां पर कर दे, वाइफ का नाम आंदे खुश हो गए, मेरी पोस्टिंग वहां कर दो, तो आपको टेम्परेरी बेस पे मैं वहां पर आपको ज्वाइनिंग दे दूं, तो उसको एड होक बोल लेंगे। ठीक है भाई, एड कर दो भाई मेरे को, होक यानी हुक लगा के मेरे को ऐड कर दो टेम्परेरी। ठीक है, अगला आता है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब हो गया स्थगन। स्थगन का मतलब उसको पोस्टपोन करना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना एसएससी-जीडी का एग्जाम हुआ पोस्टपोन, ठीक है, स्थगित हो गया। ठीक है, एडजर्नमेंट उसको बोल लेंगे। एजेंडा का मतलब होगा कार्यसूची। भाई एजेंडा भाई तुम्हारा क्या एजेंडा है आज का, तुम्हारी आज की कार्यसूची क्या है। भाई मैं पहले सुबह उठूंगा एसएससी-जीडी के लिए क्लास तैयार करूंगा, फिर मैं क्लास लूंगा, फिर मैं रोटी खाऊंगा, फिर मैं नहाऊंगा, मतलब ये एजेंडा क्या है। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन करना। ठीक है भाई, आप जब अप्रूव करोगे तभी मैं कुछ ना कुछ अनुमोदित करूं, कुछ ना कुछ का मतलब जो एसएससी-जीडी के एग्जाम के अंदर दे रखे थे वो इसी तरीके के हार्ड शब्द दे रखे थे, तो आप कोई नहीं हार्ड शब्दों को ध्यान में रखते हो, ये चीजें आपको करनी है। ओके जी, ऑटोनोमस का मतलब हो गया स्वायत्त, यानी जो अपने आप चलता रहता है, ऑटोनोमस। जैसे कैमरा है ऑटोमेटिक चलने लग रहा है, मैं थोड़े ना इसका हैंडल मार के चलाऊं। ठीक है, बजट, बजट का मतलब भी पता है, बजट या आय व्यय, पेपर के अंदर आय व्यय लिखा आएगा ना कि बजट लिखा आएगा। ठीक है, कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल।
मंत्रिमंडल, यानी जैसे जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्रिमंडल, इसके अंदर कौन कौन से मंत्री वगैरह वगैरह, उसको मंत्रिमंडल बोलेंगे। ठीक है। डिसमिसल, डिसमिसल का मतलब बर्खास्तगी, भाई इसको डिसमिस कर दिया, इसको बर्खास्त कर दिया। गैजेट, गैजेट का मतलब हो गया राजपत्र, आपने सुना गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित, ठीक है, जो मतलब सरकार के बराबर की योग्यता रखता हो। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, इंटरिम रिलीफ, सुना हुआ कोर्ट से अंतरिम राहत दे दी, ठीक है, थोड़े समय के लिए, जिसको टेम्परेरी बोलते हैं। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन देना, सुना हुआ हम सारे विद्यार्थी इकट्ठे होके एसएससी जीडी के पेपरों के खिलाफ ज्ञापन देने लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ ज्ञापन देने लग रहे हैं। ओके जी। नोटिफिकेशन जो तुम्हारी आती है, अधिसूचना, इन शब्दों को याद रखना। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश, कोई आदेश जारी करना, ठीक है। रिजोल्यूशन, संकल्प, ये सारे मैं आपको ट्रिक के साथ है, मतलब और भी बहुत सारे शब्द हैं, आपको कल एक वीडियो के अंदर करवा दूं अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करके तो। ओके जी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर अतरौली घराना जो अपनी जटिल और मधुर शैली के लिए जाना जाता है, की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? अभी अभी हमने देखा था जो आपकी केसर जी थी, ठीक है, केसर जी का स्वभाव बड़ा ही अतरंगी था, तो केसर जी किससे बिलोंग करती? जयपुर अतरौली घराने से। अब इसने पूछ लिया कि जयपुर अतरौली घराने की स्थापना करी तो करी किसने, ठीक है, तो यानी उस्ताद अल्लाह दिया खान। इसको कैसे याद रखोगे? अल्लाह दिया खान का मतलब हो गया भाई ये तो क्या है, इसकी स्थापना तो अल्लाह ने करी, यानी भगवान ने करी है, ठीक है। इस तरीके से याद रखो कि जयपुर अतरौली घराने की स्थापना तो क्या है भाई, अल्लाह ने करी। भाई इतने अतरंगी लोग तो सिर्फ अल्लाह ही बना सकते हैं, नहीं भगवान ही बना सकता। अल्लाह, भगवान, फादर, ये सारे एक ही चीज है, इनके अंदर कोई अलग नहीं होता, ठीक है। तो उस्ताद अल्लाह दिया खान। ओके जी। पंडित भीमसेन जोशी की अगर हम लोग बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से बिलोंग करते हैं? किराना घराने से बिलोंग करते हैं। इसको याद रखनी, मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी, किराना घराना, ठीक है। किराना घराने से और कौन बिलोंग करता है? एक आपका करीम खान, करीम खान भी किससे बिलोंग करता है? किराने घराने से बिलोंग करता है। इसके अलावा एक गंगूबाई है, ये भी कहां से बिलोंग करती है? किराने घराने से। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या रहेगी? जैसे पंडित भीमसेन जोशी का मान लिया, देखो अगर मान लिया आपकी कोई किराने की दुकान है, किराने से बढ़िया किराने की दुकान है, तो उसके ऊपर किसी आंडू पांडू ना तो बिठाओ को नहीं, यानी ऐसे व्यक्ति को बिठाओगे जिसके अंदर भीम जैसी ताकत हो, ठीक है। तो भीमसेन जोशी को मैंने मान लिया किराने की दुकान के ऊपर बिठा दिया, ठीक है। अब वहां पर क्या है, गंगूबाई ऐसे ठुमक ठुमक मटक मटक के क्या है, क्रीम लेने के लिए डेली सुबह आती थी कि भाई भीमसेन क्रीम दे दो मेरा फटाफट, ठीक है, काबू नहीं होने लग रहा सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। उस्ताद विलायत खान, विलायत खान किससे बिलोंग करेंगे बताओ? विलायत का मतलब क्या होता है? विदेश। ट्रिक बता रखी थी, हाँ जी बता रखी थी, बता रखी थी, तो बताओ विलायत का मतलब क्या होता है? विलायत का मतलब तो विदेश होता है जी। भाई हमारा लड़का विलायत गया है, विदेश गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इटावा, 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 सबका बिल्कुल सही है भाई। इटावा जिसका भी आंसर है सबका बिल्कुल सही है, वेरी गुड भाई। देखो इटावा, देखो इटावा वैसे तो यूपी के अंदर ही है इटावा, लेकिन आप जैसे देखो तो इटावा से इटली बन गया भाई, इटली विदेश लागा, विलायत बन गया। तो उस्ताद विलायत खान किससे? इटावा घराने से बिलोंग करते हैं। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना होने के लिए जाना जाता है? ऐसा मकबरा बताओ जो कि पूर्णतः सफेद संगमरमर से बना हुआ है। आगरा का किला सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये ताजमहल नहीं दे रखा, आगरा का किला दे रखा जो कि अकबर का होता था, नहीं, आगरा किला लाल पत्थर से बना हुआ है। ओके जी। जोधाबाई का मकबरा ये किससे बना हुआ है? ये भी आपका लाल पत्थर से बना हुआ है। अकबर का मकबरा भी लाल पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इतिमादुल्लाह का मकबरा ये किससे बना हुआ? आपका पूर्ण तरीके से आपके सफेद संगमरमर से बना हुआ है, इतिमादुल्लाह का अकबरा, ठीक है, मकबरा। ओके ओके जी, आगे चलते हैं। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न, जो फ्लूइड्स, यानी कि जैसे मान लिया आप समुद्र के किनारे खड़े हो और समुद्र का पानी नुआओ लहर, और लहर तुम्हारे पैरों के साथ ऐसे घिस के पानी जाए, या फिर तुम नदी के अंदर भी खड़े हो तुम्हारे शरीर को ऐसे काटते हुए पानी जाता है, उस घर्षण को क्या बोलते हैं? उस घर्षण को हम लोग ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग का मतलब है खींचना, पानी तुमको खींच के है समुद्र के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, इसको ड्रैग बोलते हैं। साइंस का प्रश्न, अच्छा प्रश्न। एक प्रश्न और बताता हूं, एक प्रश्न था जहांगीर, जहांगीर का क्या प्रश्न आ सकता है आपके पास भाई कि ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने निचले तबके के जो लोग थे, जो निचले समुदाय के जो लोग थे, उनको है बाजार के अंदर है नियुक्त कर दिया था कि वह बाजार के अंदर तुम सामान बेच सकते हो, बाजार की कार्य प्रणाली को तुम लोग कंट्रोल करो। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था? तो वो जहांगीर था। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको देखने को मिले। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयकों के
पुनर्स्थापन नहीं, पुनर्स्थापन आएगा। पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध प्रदान करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। मान लिया संसद के अंदर कोई भी विधेयक है, उसको आपको दोबारा से पेश करना हो, पुनर्स्थापन मतलब उसको आपको दोबारा से पेश करना। जैसे मान लिया आपने विधेयक का मतलब समझ गया ना, कानून, आपने कोई कानून एक बार संसद के अंदर पेश कराया, ठीक है, विधायकों ने रिजेक्ट कर दिया, ओ सॉरी सांसदों ने रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी होया, ठीक है, अब आप उसको दोबारा पेश करना चाहते हो, तो किस आप अनुच्छेद के तहत है उसी कानून को दोबारा पेश कर सकते हो। तो आपके अनुच्छेद नंबर 107, हमको क्या है, हमारे सांसदों का फिर से साथ मिल गया तो हम लोगों ने दोबारा से पेश कर दिया, ठीक है, और जब तक हमारे सांसदों का साथ हमारे साथ है हम इसको मल्टीपल टाइम पेश करेंगे, तुमसे कुछ उगड़ता उखाड़ लो, सीधी सी कहानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, एक इसी से याद रखना, अनुच्छेद नंबर 110, अनुच्छेद नंबर 112। 112 का मतलब होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, जिसको हम लोग बजट भी बोल देते हैं, लेकिन संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना, ये बजट को रिप्रेजेंट करता है। 112 मतलब है भाई 12 पूरे साल का हिसाब किताब दे, पूरे साल का बजट पेश कर, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 110 के अंदर क्या आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ये मैं आपको अभी 2-3 दिन पहले भी करवाई थी, जब पॉलिटी की 1 शॉट रिवीजन करवाई थी। आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 3 किंग्स फीस्ट उत्सव आपका मनाया जाता है? 3 किंग्स फीस्ट उत्सव है, ये आपका मनाया जाता है किस भारतीय राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। लाइट भी नहीं है यार, आज आंधी तूफान चलने लगे रहा ना, लाइट भी गई तो एसी नहीं चलने लगे रहा, एसी नहीं चलेगा तो भाई पसीना में पसीना हो रे। हाँ, बुरा हाल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, 3 किंग्स फीस्ट यानी तीनों के तीनों जने राजा बनना चाहो। आप लोगों ने देखा गोवा के अंदर लोग कभी भी अकेले नहीं जाते, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, और 3 दोस्त तो पक्का जाते, 2 दोस्त तो कभी भी नहीं जाते, 3 दोस्त तो पक्का जाएंगे गोवा घूमने। और अगर 3 दोस्त गोवा घूमने जाते तो तीनों के तीनों क्या अपने आप को राजा समझते हैं, और वहां पर जो विदेशी परिंदे आते हैं उनको अपनी रानियां समझते हैं, ठीक है। तो यानी 3 किंग्स फीस्ट हमें कहां पर? गोवा के अंदर देखने को मिलता है। लद्दाख के अंदर लैसे, लद्दाख लैसे क्या बन गया हमारे पास? लोसर, लोसर त्योहार, लैसे लद्दाख लैसे लोसर, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दें कि हेमिस, हेमिस आपकी लेग दिखाई दे रही है, लेग से बन गया लद्दाख हेमिस। हेमिस फेस्टिवल है आपका कहां का? जी लद्दाख का। ये चीज भी हमारे याद हो गया। अरे भूलो है कौन भाई, आप जो याद करो तो कदे कौन भूलो। नागालैंड के अंदर आपका जिसको त्योहारों का त्योहार बोला जाता है, कौन सा आपका? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर? नागालैंड के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मोत्सू, मोत्सू भी कहां पर? नागालैंड के अंदर। इसके अलावा सैक्रेनी भी कहां पर? नागालैंड के अंदर। याद कैसे रखोगे? अगर जैसे मान लिया नागो की लैंड, नाग कहां पर? बिल के अंदर रहेंगे, और तुम ऐसे हॉर्न बजाओगे, टैन टैन, नाग बाहर आएगा, जो कौन सा बिल बजाओ था, कौन सा बीन बजाने लग रहा था, तो हम लोग कहोगे हम ताकि डस देगा, ताकि मौत आ जाए। मौत आती है मुंह में से जाग सेक्रेट करो, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है त्योहारों को त्योहार किसको बोला जाता है? तो हॉर्न बिल को पक्का याद रखना। असम, असम राज्य के अंदर कौन सा फेस्टिवल आपका? सबके घर में बहुएं क्या होती हैं? ऐसा होता है, बिहू, सिंपल सा है। बिहू कहां का आपका? असम का है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ, बिहू फेस्टिवल असम के अंदर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, खेतों में काम करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला पंखीड़ा। अरे कितनी बार कराया था पंखीड़ा? किस भारतीय राज्य का? देखो, पंखे की जरूरत कहां पर पड़ती है? जहां पर गर्मी अधिक होती है। गर्मी सबसे अधिक कहां पर होती है? जी राजस्थान के अंदर होती है। तो राजस्थान के अगर खेतों के अंदर काम करो तो आपको क्या है? पंखे की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो पंखीड़ा आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान के अंदर। इसके अलावा कालबेलिया पूछ ले, वह कालबेलिया भी कहां का? राजस्थान का। याद कैसे रखोगे? काले बैल हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? राजस्थान के। राजस्थान के अंदर गर्मी इतनी पड़ती है कि वहां के जो बैल होते हैं, बैलों का रंग भी कैसा हो जाता है? जी काला हो जाता है, यानी काले बैल भी हमें राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि किस वर्ष हुई? ये बड़ा अच्छा और प्यारा प्रश्न है, सालबाई की संधि वाला। इसको गलत मत कर देना, बस बाकी से तुम सब कुछ गलत कर देना। सालबाई की संधि मल्टीपल टाइम करवाई थी, जब कंप्लीट हिस्ट्री की रिवीजन करवाई थी उस दिन भी करवाई थी। सालबाई की संधि में पक्के पढ़ लेना, पक्के पढ़ लेना, पक्का होगी। लेकिन तुम मानते तो नहीं पार्थ, तो हम दोनों को ना तन के वेरा है। वेरी गुड, बहुत सारे साथियों का आया है।
1803 नहीं मेरे भाई, 1803 गलत हो जाएगा, 1803 तो गलत हो जाएगा मेरे भाई। 1803 के अंदर तो आप लोग ये समझ लो सूरजी अंजन गांव की संधि हुई थी, जिसके तहत हरियाणा है मराठों से अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। ठीक है, 1803 के अंदर अगर हम लोग बोले तो इस टाइम कौन सी हुई थी? सूरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, अंजन गांव की, हरियाणा जिक्के के अंदर भी मैंने करवाया था, अंजन गांव की संधि। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अलावा से पूछ लेगा 1782 के अंदर हमारे पास कौन सी हुई थी? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुई थी? साल 1782 के अंदर सालबाई की संधि हुई थी। 1792 के अंदर श्रीरंगपट्टनम की संधि, टिप्पू सुल्तान के बीच में और अंग्रेजों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि। 92, देखो 92 का मतलब बाणा, हमको तो ये चीज भागी पसंद आएगी तो हम तो इसी को पटाएंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके जी, ये चीज भी याद रह जाएगी। ठीक है, और 1817 के अंदर क्या कुछ मामला है? 1817 के अंदर हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हमारा स्टार्ट हुआ था। कौन सा? थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। भाई तीसरी बार तो हम आंगलियां का प्रयोग करने लग रहे हो, ना सताओ और 17 मतलब सताना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हमारा 1817 के अंदर। इनको थोड़ा अच्छे से याद रख लेना, भाई भूलना मत। एक तो सूरजी अंजन गांव पक्का पूछा जाएगा, एक श्रीरंगपट्टनम और एक सालबाई। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके जी। सातवाहन राजाओं के बाद किस वंश के शासक बने थे? बताओ भाई। सातवाहन जो वंश था, ठीक है, पहली बात तो तुम ये बताओ सातवाहन वंश का संस्थापक कौन आया करता? ठीक है, और फिर तुम ये बताना कि सातवाहन वंश के बाद, चलो मैं बताता हूं, सातवाहन वंश राजाओं के बाद जो वंश था वो था इक्ष्वाकु वंश। कौन सा आपका? इक्ष्वाकु वंश। एंशिएंट हिस्ट्री करवा रखी बैच के अंदर, आंख पाड़ के देख लेना, उसके अंदर स्पेशल को रखे इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, तो सातवाहन वंश के बाद किस वंश का शासनकाल आया? इक्ष्वाकु वंश का शासनकाल आया था। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई? महापद्मानंद। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था, महापद्मानंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना करी गई। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसने अंत में धन का आनंद लिया। ओके जी, चीज भी याद रह जाए, मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना, शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना करी गई थी। मौर्य वंश की स्थापना पूछ लेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसकी सहायता से जिन्हें स्थापना करी थी? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की आपकी स्थापना करी गई थी। अब मेरे को बता दो सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत रेडियो संचार में मदद करती है? बताओ। रेडियो संचार, रेडियो जो किरणें हैं, ठीक है, उसका जो आदान प्रदान करने का जो काम करती है वो कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर वो करती है? प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ भाई। बहुत बढ़िया है। सातवाहन वंश आएगा किसी साथी का? सातवाहन वंश सैसे सातवाहन सैसे सिमुक। ठीक है, पूछा जाएगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। गलती मत करना। ठीक है, एक तुमको वर्क के रूप में देता हूं, कणव वंश बता दो। कणव वंश मैंने 2-3 दिन पहले भी करा था। कणव वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? बताओ। ठीक है, कणव वंश बताओ। अगला देखो क्या, तो कौन सी वायुमंडल की परत रेडियो संचार में मदद करती है? देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसे ऐसे परतों। सबसे पहले आता क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर भी बोल देते हैं। इस मंडल के अंदर क्या जितनी भी हमारी पर्यावरणीय घटनाएं, जैसे हम लोग सांस लेने लग रहे हैं, ठीक है, बादल हो गए, हवा होगी, सांस, मतलब सारा सौदा इसी के अंदर होता है। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, उसके जैसे ये रहा क्षोभ मंडल। उसका आता है हमारे पास स्टार्टोस्फियर, जिसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। स्टार्टो का मतलब होगा देखो स्टार्ट करना, तो इसी के अंदर क्या हमारी ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। इस तरीके से याद रख लो। इसके अलावा एरोप्लेन वगैरह भी इसी मंडल के अंदर उड़ते हैं, एरोप्लेन भी हमारी इसी मंडल के अंदर स्टार्ट होती है। उसका आता है तुम्हारे पास मीजो। मीजो का मतलब मध्य मंडल, यानी बीच का मामला आ गया। ठीक है, मध्य मंडल हो गया। मध्य मंडल के अंदर क्या होता है जी? कुछ नहीं होता, वैसे नुए मतलब कि कोई एस्ट्रॉइड आ गया ऊपर था, ठीक है, वो आएगा पकड़ ले, वो सारा इसी के अंदर होता है। उसके ऊपर आता है तुम्हारे पास आयन मंडल, जिसको आयन मंडल भी बोलते हैं, या बाह्य वायुमंडल भी बोल देते हैं, या जिसको हम लोग थर्मोस्फीयर भी बोल देते हैं। तो इसी के अंदर क्या है, आप लोगों की जो रेडियो किरणें होगी, टीवी की रेडिएशन होगी, इंटरनेट की रेडिएशन होगी, सारी इसी के अंदर चलती है। उसका आता है तुम्हारे पास एक्सोस्फीयर, जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल, ये तो एक तो बाह्य वायुमंडल, एक नॉर्मल बाह्य मंडल, ये बाह्य मंडल आ गया, जिसको एक्सोस्फीयर हम लोग बोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो हमारी धरती है वो हमारी खत्म हो जाती है। ओके जी, तो रेडियो किरणों की बात होगी तो आपका थर्मोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल। ओके जी, अगला आता है, बाबर ने किस वर्ष में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। इससे पहले हम 2-3 क्वेश्चन और भी देखेंगे। एक तो हम लोग ये देखेंगे पानीपत का पहला युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पानीपत का। फर्स्ट युद्ध पूछ लेगा, सेकंड युद्ध पूछ लेगा, और आपसे थर्ड युद्ध पूछ लेगा। पहले युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो पहला युद्ध आप लोगों का कब हुआ था? साल 1526 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था जी? बाबर के बीच में हुआ था और वर्सीज इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसके अंदर
कौन जीतता था आपका, हमारा बाबर जीत गया था जी। ओके जी, समझ में आएगी। सेकंड जो आप लोगों का हुआ था वो किस किस के 1556 के अंदर हुआ था, किस किस के बीच में, अकबर के बीच में हुआ था और कौन किसके बीच में हुआ था, एमू के बीच में हुआ था। इसके अंदर कौन जीता था जी, अकबर जीता था। एमू कहां से, रेवाड़ी से बिलोंग करता, अक्सर पूछ लिया जाता है। तीसरा पानीपत का युद्ध आपका 1761 के अंदर हुआ था जी। किस किस के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और किसके बीच में हुआ था, मराठाओं के बीच में हुआ था। और इसके अंदर कौन जीता था जी, अब्दाली जीत गया था जी। ओके, यानी तीनों युद्धों के अंदर क्या थे, मुगल जीतते थे। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। तो ये एक तो ये तीनों युद्ध याद रखना। इसके अलावा बाबर ने जो फरगना का शासन है वो कब हासिल करा था, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, और बता दो फटाफट से भाई। इसका 3-4 प्रश्न हो रहे हैं, बस कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। गर्मी बहुत हो रही है भाई, खड़ा होना औखा हो रहा है क्योंकि ये ऊपर लाइट्स हैं और ये बोर्ड है, बहुत हीट फेंक भाई, बहुत ज़्यादा हीट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी साथियों का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो सही आंसर क्या है, 1494। 1494 के अंदर क्या है, इसने फरगना को चुरा लिया, इस तरीके से रख लो। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। इसके अलावा 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इसके बाद 1527 के अंदर एक और युद्ध पूछा जाता है। वो कौन सा युद्ध था, अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो उस युद्ध का क्या नाम था, उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध था, खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था आपका, ये हमारा हुआ था जी 1527 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन सा था, एक चंदेरी का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था, साल 1528 के अंदर कौन सा था, चंदेरी का युद्ध हुआ था भाई, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, एक और युद्ध हुआ था, कौन सा था वो मैं भूल गया शायद। 1526 के अंदर पानीपत का पहले पानी पिया, खाना खाया, चांद दिखाया, और था ना एक और, कौन सा था, चंदेरी के बाद था, कौन सा था, किस साथी के याद है, इसका तो कौन सा आया था, मैं बार चेक कर लेते हैं, बार नेट पे देख लेता हूं मैं। 1529 में यार कई बार हम भी भूल जाओ, हाँ इतना पड़ा पड़क, घाघरा का युद्ध, यस। ठीक है, पानी पिलाया पहले नंबर पे, देखो 26, 27, 28, 29, पहले पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया, फिर चांद दिखाया और फिर घाघरा उठाया। 1529 के अंदर आपका घाघरा का युद्ध भाई। ठीक है, तो ये आपका कब 1529 के अंदर। ये बाबर के 4 युद्ध, ये चारों याद रखना। ओके, इसी ट्रिक से याद रखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। पहली चीज तो जो पंचायत है, पंचायत से रिलेटेड जो अनुच्छेद दिए गए, क्या वो भाग नंबर 10 के अंदर दिए गए। संविधान के अंदर हमारे पास जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे संविधान के अंदर कितने भाग थे जी, 22 भाग थे। वर्तमान में कितने जी, 25 भाग है। तो भाग नंबर 10 के अंदर क्या पंचायत से रिलेटेड अनुच्छेद है। राजभाषा जो हमारी हिंदी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद भाग नंबर 17 के अंदर है। तो ये प्रश्न पूछा है कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है, प्रश्न आप लोगों को बताना, बताओ फटाफट से। कितनी देर की होगी भाई क्लास, 42 मिनट की होगी। वेरी गुड, ये तो एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलें भाई आगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो तो अगर पंचायतों की बात करें तो पंचायतों का वर्णन भाग नंबर 10 के अंदर नहीं है, भाग नंबर 9 के अंदर। मैंने आप लोगों को करवाया भी था, देखो याद करो, भाग नंबर जो 9 है, 9 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर पंचायतों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। और इसी 9 का जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हमको किसका, जो नगर निगम है उसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायतों का वर्णन अनुच्छेद नंबर 243 के ए से लेकर ओ तक है, हमको पंचायतों का वर्णन देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 243 ए से लेकर ओ तक, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ के बाद फिर आता पी, ठीक है, फिर 243 फिर पी से स्टार्ट हो जाते, फिर आगे आते हैं नगर निगम के आर्टिकल। ओके जी, तो भाग नंबर 9 आया, यानी पहला कथन गलत। राजभाषा से रिलेटेड भाग नंबर 17, ये बिल्कुल सही, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं। अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद हैं वो हमारे राजभाषा के अंदर आते हैं, वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब एक भाग नंबर 18, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाग नंबर 18 के अंदर जो भी हमारे आपातकालीन जो भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे किसके अंदर, भाग नंबर 18 के अंदर है। आपातकालीन के अंदर जैसे आप समझो 18 साल के होते ही क्या इमरजेंसी लग जाता रहा, दो ना मां जाऊंगा बाहर जाके आऊंगा, ना आज तो मोटरसाइकिल जाना पड़ा,
बड़ा इमरजेंसी, आज तो मेरा दोस्त ने बुला रखे, हाँ तो जाऊंगा, बहाना मार के चले जा, जारी मारन। ठीक है, 352 के अंदर आपका आपातकाल है, 356 के अंदर आपका आपातकाल और 360 के अंदर आपका आपातकाल। 360 के अंदर कौन सा हमारा वित्तीय आपातकाल है, और हमारे देश के अंदर वित्तीय आपातकाल आज तक कितनी बार लगा जी, एक भी बार नहीं लगा। तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ओके जी। इन दो के अंदर कौन कौन से बताओ, एक के अंदर राष्ट्रपति शासन, एक के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, बताओ फटाफट। तो अनुच्छेद नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका ओनली बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, अगला प्रश्न कौन सा है, भारत के किस आधुनिक क्षेत्र में पांचाल महाजनपद स्थित था। पांचाल महाजनपद, मैंने आपको बताया ना पुराने समय के अंदर भारत के अंदर टोटल कितने 16 महाजनपद होते थे, स्पेशल करवा रखे हैं अलग से, 16 महाजनपद थे। ठीक, जिसके अंदर कुरु जैसे महाभारत वाले हो गए, ठीक है, गंधार हो गया। तो उसी टाइप से जो पांचाल महाजनपद था, जिसको पांचाली थी, याद करो, जो पांडवों की पत्नी थी पांचाली, वो पांचाल महाजनपद से बिलोंग करती थी। तो ये मतलब वर्तमान में इसकी स्थिति कहां पर है, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जो हरियाणा साइड का, दिल्ली साइड का एरिया है, यहीं पर आपका पांचाल महाजनपद था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग गांव हैं। ये थोड़ा डीप प्रश्न पूछ लिया भाई, थोड़ा गहराई वाला प्रश्न पूछ लिया, जिसके अंदर बच्चे उलझ जाएंगे। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर लगभग आपके 6 लाख 40 हजार हमको गांव देखने को मिलते हैं। तो इस फैक्ट को देखना, 6 लाख 40 हजार। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण की सिफारिश नहीं की थी, कौन सी समिति थी, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति का बैंकों के एकीकरण से कोई लेना देना नहीं था भाई। ठीक है, तेंदुलकर समिति का क्या है, बैंकों के एकीकरण का मतलब समझो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इस साल के अंदर 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, यानी उनका एकीकरण हो गया था, मिक्सचर हो गया था। इस साल के अंदर इतने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो कौन सी समिति थी जिसका इस राष्ट्रीयकरण वाला जो सिस्टम था, इसका कोई लेना देना नहीं था, तो वह कौन सी थी, वह थी जी हमारे पास तेंदुलकर समिति। तो तेंदुलकर समिति का लेना देना किस चीज का होया करता जी, तेंदुलकर समिति का लेना देना था गरीबी के आकलन से, जो कि 2005 के अंदर इसका गठन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गरीबी के आकलन के लिए है कौन सी समिति का गठन हुआ था। तो गरीबी के आकलन के लिए तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था, जो कि साल 2005 के अंदर इसका गठन हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको अच्छे से याद रखना। ओके जी, ये फैक्ट भी याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वह भूमि है जिसे डैश के लिए प्रत्येक कृषि रही छोड़े, यानी कि जोन सी भूमि मतलब खेती बाड़ी हम जिसके ऊपर कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो कौन सी भूमि होगी, तो जिसको हम लोग 5 साल से अधिक समय के लिए खाली छोड़ दें, तो ऐसी भूमि क्या खेती के योग्य नहीं है। ओके जी, ये फैक्ट भी समझ में आ गया। लाइट आ गई भाई, लाइट आ तो गई। ठीक है, मेरा तो ठीक कौन लाइट आओ भी के। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख व्यावसायिक श्रेणियों में से एक नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस फील्ड के अंदर बहुत कम लोग विद्यमान हैं, यानी कि जिसके अंदर मेनली लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। खेतीबाड़ी के अंदर बिल्कुल लेते हैं, कृषि मजदूर के अंदर बिल्कुल लेते हैं, लेकिन शिक्षक की फील्ड है वो लगभग खाली पड़ी। इस फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये भी थोड़ा नया प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भाई। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे भाई। मैंने आपको कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दिए आपके एग्जाम के लिए, जो आपके आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर दर्शन दे सकते हैं। कुछ मैंने आपको सारा पैटर्न भी बता दिया किस हिसाब से। सेफ स्कोर मैं आप लोगों को बताता हूं। रीजनिंग के अंदर मैक्सिमम बच्चों के 15 से 16, मतलब 15-16 भी ना मानो तुम, 14 से 15 क्वेश्चन ही ठीक है मैक्सिमम बच्चों के रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अगर अभी बात करें मैथ के अंदर मैक्सिमम बच्चों के ये समझो 17 से 18% ठीक है। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर भी बच्चों के अच्छे खासे नंबर मतलब कटने लग रहे, इसके अंदर भी 17 से 18 ही मान के चलो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जीके के, तो जीके के अंदर मैक्सिमम बच्चों के 14 से 15 क्वेश्चन ही ठीक होने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एवरेज है जो कि आज की शिफ्टों के अनुसार है। ठीक है, तो इस एवरेज के हिसाब से आप अपनी आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग बोलोगे हिंदी के मैं वो स्पेशल शब्दावली मैं कल करवा दूं, और दिन में अगर आप लोग बोलो तो मैं 2-3 और भी गर्म टॉपिक करवा दूं इन्हीं से रिलेटेड जो कि एग्जाम के अंदर आएंगे। बाकी आप ये प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। ठीक है, गर्म टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैं इसीलिए मैं आपको स्पेशल लेके आया हूं इनकी फोटो। चैनल के ऊपर जाओगे SSC GD 2026 गर्म टॉपिक के नाम से मिलेंगे। ट्रिक के साथ याद करवा रखे भाई, इस बात की मेरी गारंटी। वीडियो देखने पास याद ना हो ना, वह चुराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दियो से, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो लाना ले लो, खींच जाओ। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम जगह।